नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, नया सत्र शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी हैं वे क्लासेज में आने लगे हैं। बहुत से विद्यार्थी अभी नहीं भी आए क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ त्यौहार या 15 अगस्त की जो गतिविधियाँ हैं वे चलती रहीं, तो इस वजह से कुछ विद्यार्थी अभी क्लासेज में नहीं आए हैं। लेकिन कॉलेजेस में जो पढ़ाई है वो प्रारंभ हो चुकी है, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। ये सही है कि एडमिशन भी लगातार चल रहे हैं और स्पेशल जो ओपन राउंड इस बार आया है ये 31 अगस्त तक इसमें एडमिशन होने हैं, जिसके लिए इस CLC राउंड में सीधे आपको कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और ऑफलाइन एडमिशन लेना है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन ले लिया किसी कारण से, तो उनके पास एक अवसर है कि वे 31 अगस्त तक अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं और वहाँ सीट्स की जो स्थिति है उसे देखें कितनी वैकेंट है, और वहाँ आप अप्लाई करेंगे तो आपका ऑफलाइन एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में और PG के फर्स्ट सेमेस्टर में। पूरे MP में ये योजना लागू है। आज इस वीडियो में मैं कुछ इतिहास से संबंधित बात करता हूँ जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आज हम जो चर्चा करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, आखिर इतिहास बनता कैसे है, इतिहास को लिखा कैसे जाता है, कौन लिखता है इतिहास, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। और ये टॉपिक जो आज मैंने लिया है ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जो PG करने वाले विद्यार्थी हैं हिस्ट्री में उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी बैठे हैं और जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट चुना है उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर विमर्श करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप स्क्रीन पर इस चार्ट को देखते जाएं, उसके आधार पर इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। केवल हम सिलेक्टेड चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर किसी अगले वीडियो में हम कर सकते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चर्चाएं करना संभव नहीं है। आज हम जानेंगे कि स्रोत कौन कौन से हैं। तो चार्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो प्रमुख सोर्सेज हैं उनमें दो प्रमुख स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें चित्रकला है, आर्ट है, मूर्ति कला है, सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं और भवन हैं। साथ ही पॉटरी को भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है और हम पॉटरी के आधार पर भी तत्कालीन समय के इतिहास को लिखते रहे हैं। दूसरी ओर हम लिटरेरी सोर्सेज पर जब ध्यान देंगे तो वहाँ दो प्रकार के इसमें स्रोत मिलते हैं। एक है इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, और दूसरा है विदेशी साहित्य, जो फॉरेन लिटरेचर है वह है। और इस विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे या जो हम इतिहास जिन स्रोत के माध्यम से जानना चाहेंगे या जानेंगे वो हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया। तो हम उनको लेके इनमें हम चर्चा करेंगे। जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं वे, और दूसरे भारतीय साहित्य विभिन्न प्रकार के, वो कौन कौन से साहित्य हैं हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम नज़र डालते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो देखिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें 3 कैटेगरी मुख्य हैं। पहली है धार्मिक ग्रंथ, दूसरी है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरी है संगम साहित्य। इस माध्यम से लिटरेरी सोर्सेज पर हम
इतिहास पर पूरा जो है फोकस कर सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के माध्यम से यदि हम इतिहास लिखने बैठेंगे तो हम इन साहित्यिक स्रोतों का आधार लेंगे। खास तौर पर भारतीय इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन किस आधार पर हम कर सकते हैं और उसकी कितना सत्य असत्य उसको हम जान सकते हैं इन सोर्सेज के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में हैं ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों पर हम ध्यान देंगे। इनमें है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति और षड्दर्शन। ये 10 प्रकार के जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं या भारतीय साहित्य हैं। इनको ब्राह्मण जो हम कह रहे हैं ग्रंथ, ये किसी जातिवाचक नहीं है। ये ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जिनको पढ़ने से, जिनको जानने से ब्रह्म की अनुभूति हो, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। उसको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण है और तैतरेय ब्राह्मण। ये ग्रंथ का नाम है, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इस तरह से ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अब तीसरे पे देखें, इसमें हम अरण्यक ग्रंथों को देखते हैं। तैत्तरीय अरण्यक, मैत्रेयानी अरण्यक, बृहदारण्यक और जैमिनी अरण्यक। इसके बाद उपनिषद हैं। वैसे उपनिषदों की संख्या बहुत है, लगभग 108 उपनिषद हैं, लेकिन इनमें 13 प्रमुख उपनिषद हैं। और इन 13 में से भी हम यहाँ केवल 6 उपनिषदों की चर्चा कर रहे हैं। बाकी और भी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, अपनी बुक्स में जाकर देख सकते हैं। तो उन 13 जो उपनिषद हैं उनमें से हम यहाँ 6 उपनिषद देखते हैं कौन कौन से हैं जो प्रमुख हैं। इसमें छांदोपनिषद है, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, केन उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है और मुंडक उपनिषद है। ये प्रमुख उपनिषद ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं वेदांग। शिक्षा वेदांग है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इसी तरह उपवेद 4 उपवेद हैं। इसमें आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है। फिर हम देखते हैं महाकाव्य। जैसा हम सभी जानते हैं वाल्मीकि कृत जो रामायण है एक वो है और एक वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत है। तो इस प्रकार से 2 महाकाव्य हैं। अब नजर डालते हैं पुराणों पर। पुराण कितने हैं? तो पुराण कुल 18 हैं। इसमें हम प्रमुख पुराणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें विष्णु पुराण है, भगवत पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है। इसी प्रकार स्मृति ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है और इसमें 18 स्मृतियाँ कुल हैं। हम यहाँ कुछ स्मृति ग्रंथों की चर्चा करेंगे। इनमें है मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। तो ये स्मृति ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हम देखेंगे षड्दर्शन ग्रंथ। ये भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसमें सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। तो इस प्रकार से इतिहास जानने के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भारतीय इतिहास लेखन को समझने के लिए, जानने के लिए, लिखने के लिए जो धार्मिक ग्रंथों का हम आधार लेते हैं वो इन 10 कैटेगरीज में हमने उनको बांटा है जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं उनके बारे, क्योंकि ये भारत के प्रमुख साहित्य हैं जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। इनके आधार पर ही भारतीय इतिहास लेखन की पूरी चर्चा हम करते हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों की चर्चा है और इन्हीं के आधार पर हम तत्कालीन समय के इतिहास को सामने ला सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बौद्ध साहित्य कौन सा है, बौद्ध जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्धचरित, मिलिंद पन्नो, दिव्यावदान। इनके आधार पर हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, क्योंकि समय समय पर पहले वैदिक काल रहा, फिर उसके बाद बौद्ध काल रहा, फिर उसके बाद जैन काल रहा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चलती रहीं। तो इसमें हम देखते आएंगे समय समय, जैन पहले आए फिर बौद्ध आए। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों के आधार पर हम उसकी गणना और उसको कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। अब हम जैन साहित्य पर ध्यान देते हैं। इसमें जो प्रमुख हैं वो है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहुचरित, परिशिष्ट पर्वन। ये जैन साहित्य हैं। तो जैन साहित्य के आधार पर भी हम भारतीय इतिहास लेखन कर सकते हैं। यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रमुख हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, उसे हम वैदिक ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ या सनातन ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इनमें हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के माध्यम से हम तत्कालीन समाज की गणना कर सकते हैं, उसके इतिहास को जान सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं ऐतिहासिक सोर्सेज, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में, और लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि हम ये लिटरेरी सोर्सेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो वो हम देखते हैं कौन से हैं। देखिए एक नज़र इस पर। इसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश और मेघदूत, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्हण की राजतरंगिणी और वाणभट्ट का हर्षचरित। ये जो हैं ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, इनके आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो संगम साहित्य है वो भी भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और संगम साहित्य के आधार पर भी हम तत्कालीन भारतीय समाज की, तत्कालीन भारतीय इतिहास की चर्चा जो है वो कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो संगम साहित्य कौन कौन से हैं देखिए एक नज़र। इसमें तिरुकुरल शिल्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये जो हैं संगम साहित्य प्रमुख। अब हम देखते हैं विदेशी साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। उन विदेशी साहित्यिक स्रोत में प्रमुख जो स्रोत हैं वो यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं। समय समय पर भारत में विदेशी यात्री आते रहे, उन यात्रियों ने जो देखा भारतीय परिस्थिति को, उसे अपनी डायरी में लिखा, और उस डायरी में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को जान सकते हैं। यानी विदेशियों की दृष्टि में भारत क्या है, क्या था, उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने जो देखा, और इधर हम भारतीय साहित्य के आधार पर जो हम देख रहे हैं उसको यदि आपस में कंपाइल करेंगे, उसको आपस में मेल करेंगे, उनकी आपसी तुलना करेंगे, तो हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि भारतीय इतिहास की मूल अवधारणा क्या है, किस प्रकार की भारतीय इतिहास की दृष्टि रही है। तो इसको हम जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं या विदेशी साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें यूनानी और रोमन जो लेखक हैं, जो आपके यात्री हैं, उनके आधार पर जो लिखी हुई डायरी है उसको हम देख सकते हैं। इसमें हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, टोलेमी है, नियार्कस है, अरिस्टोबुल्स है। चीनी यात्रियों में, चीनी लेखकों में फायान है, हुइनसांग है, इत्सिंग है, सुंग युन है, और अरबी लेखकों में अल सुलेमान, अल मसूदी, अल वरुनी, मार्को पोलो और इब्न बतूता है। तो इस प्रकार से हम इनके साहित्य के आधार पर, इनकी डायरी के आधार पर हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो सबसे मूल स्रोत है भारतीय इतिहास का वह है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और उन पुरातात्विक स्रोत में हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा,
जिसमें चित्रकला है। जैसे हम अगर बाघ की चित्रकला देखें, भीमबेटका की चित्रकला देखें, तो उसमें हम प्राग ऐतिहासिक मानव है, प्री हिस्टोरिक मैन, उसके समय की घटना का अध्ययन कर सकते हैं, वो किस प्रकार से रहता होगा। क्योंकि कला जो है वो व्यक्ति के दिमाग की उपज है। वो जो चित्र बना रहा है पहाड़ों की कंदराओं में, तो वो तत्कालीन परिस्थितियों को देख के बना रहा है। कैसे वो शिकार करता था, कैसे उसको ले जाता था, किस प्रकार क्या काम कर, वो सब उस चित्रों के माध्यम से उसने वर्णन किया है। और यदि हम भीमबेटका इत्यादि इस तरह प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक चित्र देखेंगे तो वो जानकारी क्लियर हमें होगी। तो उस चित्रों के आधार पर हम देख सकते हैं। जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां भी काफ़ी कुछ बयां करती हैं इतिहास के बारे में। हम सिंधु घाटी सभ्यता में 2 मूर्तियां एक ऐसी मिली हैं, एक तो मातृ देवी की मूर्ति है जिसको हम पूजा के रूप में देखते हैं, और दूसरी नृत्यांगना की मूर्ति मिलती है। अभी हम किस तरह कह सकते हैं कि ये नृत्य और संगीत के लिए, मनोरंजन के लिए काम आती थी, और ये पूजा अध्ययन के लिए काम आती थी। तो ये मूर्ति को देख के उसका अध्ययन करके हम पहचान सकते हैं कैसे। लंबी चर्चा है, फिर किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो मूर्ति के आधार पर भी हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। उसके हाव भाव, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो उनकी जो आभूषणों की स्थिति है वो क्या है, उनके केश विन्यास कैसे हैं। आप किसी भी पुरातात्विक संग्रहालय में जब जाएंगे तो वहाँ प्रेक्षणिकाओं को देखेंगे या जो स्त्री मूर्तियों को देखेंगे, नायिकाओं की, तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए जो वर्तमान समय के भी आभूषणों को मात दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के केश विन्यास हैं उनके। तो जब कोई कल्पना है किसी के मन में तभी वो आकार लेती है। तो तत्कालीन समय में लोग इतना सोचते थे, कलाकार इतना सोचते थे, और उस सोच को मूर्ति के आधार पर उकेर दिया करते थे। तो मूर्ति के आधार पर भी हम तत्कालीन समय के ज्ञान विज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और सिक्के हैं, सिक्कों के आधार पर भी हम इतिहास, लेकिन मैंने गुप्तकालीन सिक्कों के ऊपर एक चर्चा की है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है। गुप्तों ने सबसे पहले जो सिक्के, वैसे सिक्कों की तो प्राचीनता और भी प्रारंभिक है, पंचमार्क कॉइन्स के समय से सिक्कों की शुरुआत हो चुकी है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण के लिए आया तो आंधी ने उसको चांदी के सिक्कों की भरी थाली दी थी, तो ये उल्लेख मिलता है इतिहास में। साथ ही साथ जो बुद्ध को विहार बनाने के लिए एक श्रेष्ठी ने जैतवन विहार दिया था, और जितनी जमीन दी थी उतने सिक्के बिछा कर दिए थे। तो सिक्कों का इतिहास भी काफ़ी प्राचीन है, और वही बढ़ते बढ़ते यानी वो मुद्रा के रूप में भी आता गया, और किस प्रकार से उसने अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया, वो सारी चर्चाएं सिक्के के माध्यम से। और गुप्त काल में आते आते वो स्वर्ण सिक्काएँ इत्यादि बनने लगे, स्वर्ण सिक्के बनने लगे, राजा रानी प्रकार के सिक्के बनने लगे, वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्के बनने लगे, वो तरह तरह के, या अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के। सबकी अपनी अपनी कहानी है। सिक्के डालने के पीछे भी एक कहानी होती है, तो वो तत्कालीन समय के इतिहास को स्पष्ट करती है। आप इस वीडियो को देख के उसकी काफ़ी कुछ कहानी को समझ सकते हैं। तो सिक्कों के आधार पर हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। और अभिलेख जो है, अभिलेख तो निश्चित रूप से सबसे प्रामाणिक हमारे पास आधार है ही इतिहास लेखन के लिए। लेकिन कई बार हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं, खासतौर पर यदि हम त्रिराज्य संघर्ष को देखें राजपूत काल में, तो पाल, प्रथियार और राजपूत के बीच में जो संघर्ष होता रहा, सबने अपने अपने स्थानों पर जाकर, एक बंगाल के थे, एक दक्षिण भारत के थे, एक उत्तर भारत के थे, तो सबने अपने अपने स्थान पे अपनी दृष्टि से अभिलेख लिखाए। तो उन अभिलेखों का आपस में जोड़कर भी कई बार अभिलेख भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि राजा अपनी हार को तो कभी लिखाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम तत्कालीन समय के अन्य समकालीन जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इस एक निष्कर्ष तक इतिहास में पहुंच सकते हैं। लेकिन अभिलेख जो है वो इतिहास पर प्रामाणिक जो है असर डालता है, उसका एक प्रामाणिक आधार है इतिहास लेखन का अभिलेख। और जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, वो भी इतिहास पर प्रकाश डालते हैं कि तत्कालीन समय में कितना समृद्ध काल रहा होगा कि इस प्रकार के भवन बनते थे, तो वो भी हमें इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे इतिहास। और दूसरे पॉटरी, जो मैंने पॉटरी की चर्चा आपको की थी, मृदभांड के आधार पर भी हम इतिहास लेखन कर सकते हैं, किस प्रकार के बर्तन उस समय उपयोग में आते थे। खास तौर पे जब हम नवपाषाण काल की चर्चा करते हैं तो हमें कुछ उपकरण मिलते हैं, तो पत्थरों पर आधारित जीवन को किस प्रकार से एक नए जीवन में ढलते हुए हम उस समय देखते हैं, चाक के निर्माण के साथ जब मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, तो वो भी सब कहानी उसमें है, इतिहास लेखन में काम आती है। तो ये 2 प्रमुख स्रोत हैं, और एक स्रोत है जिसके आधार पर भी हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। वो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो रिसर्च करते हैं तो बहुत सी बातें सामने आती हैं, आप भी उसको चर्चा कर सकते हैं। किंवदंतियों में भी हम इतिहास को खोज सकते हैं। जो दंत कथाएँ हैं, किंवदंतियाँ हैं,
कोई भी किंवदंती या दंत कथा ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई सत्यता होती है। हम केवल उसे किंवदंती कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। और जब हम उस कथा के पीछे जाएंगे, उसको देखेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से इसके अंदर भी कोई ना कोई लॉजिक है, कोई कथा है, कोई कहानी है जो तत्कालीन समय के इतिहास को प्रकट करती है। और इसके एक छोटे से उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, जो विष्णु पुराण में उसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके पृथ्वी को बचाया था। और उस मत्स्य अवतार की जो कहानी है, जो संसार में पानी पानी हो गया था, सब जगह पानी पानी था, और मछली की पूंछ पकड़कर कुछ जो मनु शत्रुपा इत्यादि जो बच गए थे और उनसे संसार की उत्पत्ति हुई, वो इत्यादि जो कहानी है, तो हम देखेंगे पानी की वो जो विराटता थी और इतना भयंकर प्रलय थी। अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो पानी उस समय यहाँ था, और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ऊपर अधूरे से लटके हुए हैं, कई जगह देखने को मिलते हैं, जो सैकड़ों फीट ऊपर हैं, तो वो वहाँ कैसे लटका हुआ है? पानी के माध्यम से पत्थर बहता आया, पानी धीरे धीरे उतरता चला गया और पत्थर वहीं की वहीं रुक गया। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है, इसमें बहुत लंबी कहानी कहने की आवश्यकता है, बहुत शॉर्ट में इसको नहीं बता सकते। आज हम देखेंगे पानी की जो गहराई है, जो उसके नीचे वो 200-500 फीट तक नीचे चली गई है। किसी समय पानी ऊपर तक था, तो जब हमारे देखते ही देखते 100 फीट पानी नीचे जा चुका है पिछले 20 साल में, तो आप कल्पना कीजिए कि लाखों वर्षों में वो पानी ऊपर से नीचे कितना गया होगा। तो किंवदंतियों में भी हम इतिहास को खोज सकते हैं, प्रमाणों के आधार पर उसको जोड़ते हुए। तो इतिहास लेखन के प्राचीन भारतीय जो स्रोत हैं वे ये हैं, इनके आधार पर हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक और चर्चा लेके आएंगे, आपसे फिर बातचीत करेंगे इतिहास विमर्श में। आप इतिहास विमर्श से यदि नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो भी हम चर्चाएं करते हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले, आप उसका लाभ उठा सकें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो आपके मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर में हैं, जो पीजी की फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ते हैं तो ये प्रश्न अमूमन आता ही है, इतिहास जानने के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, और बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आप ये उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं। जो बात आपको करना है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।